Okay, so we are going to start with new topic today, that is gravitation. So again, I will be taking what is important here और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, उसका इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करना है एट सम पॉइंट, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है एट सम पॉइंट। तो कुछ एग्जांपल्स मैं थ्योरी में लूंगा, कुछ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स जाएंगे। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, I'll go through very basics and see what is your level of understanding of gravitation. अगर आपको electrostatics समझा है तो gravitation is not going to be very difficult for you because gravitation and electrostatics, they are exactly the same form. Why? Electrostatics और gravitation, फोर्स का फॉर्मूला सेम आया। क्यों? वहां पे Q1 Q2 by R square था, यहाँ पे M1 M2 by R square है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला सेम है तो बाकी सारे फॉर्मूलाज जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सारे फॉर्मूलाज सेम बनते हैं। बट विद अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So electrostatic force can be either attractive or repulsive depending on charges, and gravitational force is only attractive. जब भी फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव हो तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में एक नेगेटिव साइन होता है। सो नेगेटिव मीन्स दैट द फोर्स इज attractive. Okay, this is one thing that you should be knowing. Okay, so we'll start with some basics of gravitation. So we'll start with what is universal law of gravitation, जिसको आप न्यूटन्स लॉ भी बोलते हो। What is Newton's law of gravitation? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी मैंने बताया, आप लोगों ने बताया। Gravitational force between two masses is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, where g is universal gravitational constant. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कहीं भी मेजर करोगे it is going to be same every time. By the way, what are dimensions of g? Yes, Akansha, dimensions of g क्या है? g का इक्वेशन फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये मैंने डायमेंशनल एनालिसिस, हमने जब पहला मॉड्यूल चालू किया था उसमें भी मैंने ये लिया हुआ है। यस, तो m1 l1 t माइनस टू और r का और एक l रेस टू टू, तो ये आएगा m1 l3 t माइनस टू अपॉन मास इंटू मास, मास रेस टू टू, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस टू, मतलब -1। These are dimensions. You can find out units also, SI units of G, Newton meter square per kilogram square. Correct. Do you know कि ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आया कहां से? तो it basically comes from Newton's observation related to moon. तो ऐसा है कि what we know is acceleration due to gravity on the surface of Earth 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। अब अगर मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, इसका मतलब मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिकॉज ऑफ अर्थ, इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आप बोलते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर, फिर आप बोलते हो दिस फोर्स इज m into a in general, then you say a is equal to r omega square, omega is 2 pi by t, 2 pi by time period t का square। We know what is distance of moon from earth. What is distance of moon from earth? 13,85,000 kilometers, 3.85 into 10 power 6 meters.
time period of moon, how much time does moon take to come? 27.3 days. Good. So 27.3 days into 24 into 60 into 60, that is in seconds, right? तो ये सब आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं इसको बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो ये आता है आपका 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ओके, तो if I take the ratio, it turns out to be 3600. But universal law of gravitation tells you that for any two objects the gravitational force should remain same in nature, of course. इसका मतलब क्या होता है कि acceleration due to gravity depends on distance from the center of an object. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे g की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है उसका वैल्यू आ रहा है 9.8, मून जो 13.8 × 10⁶ मीटर्स अवे है उसका आ रहा है 0.027. तो व्हाट न्यूटन डिड वाज, उसने ऑब्जेक्ट और मून इसका रेशियो ले लिया डिस्टेंस का. ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस पे रखते हो, मैं उल्टा लिख देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. डिस्टेंस ऑफ मून मैंने आपको ऑलरेडी बताया 13.85 into some kilometers, I don't remember the power. और अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है तो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना हुआ? If I keep an object here on the surface of earth, radius of earth, what is radius of earth? 6373 kilometer, roughly 6436.9, right? roughly किलोमीटर्स में है. तो जब आप इसका रेशियो लोगे इट टर्न्स आउट टू बी 60. मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, a0/am को लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर. मतलब ये क्या मिल गया हमको, a0/am मिल गया हमको rm/r0 स्क्वायर. मतलब ये दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a is proportional to 1 upon distance square, right? तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन से आया है. लुक हियर, हमने मून का एक्सेलरेशन अराउंड अर्थ और एक ऑब्जेक्ट का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का रेशियो लिया. देन व्हाट वी डिड वाज इन दोनों का डिस्टेंस का रेशियो लिया. इट टर्न्स आउट दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू m/r स्क्वायर. तो आ गया m/r स्क्वायर फॉर्म. तो इन जनरल force between two object or force between earth and moon is proportional to mass of earth, mass of moon upon distance between them squared, right? So this is how you reach to a conclusion that Newton's law of gravitation or universal law of gravitation tells you that the attractive force between any two masses. कैसे डिफाइन करते हो? Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, right? So as I told you, physics is nothing. तो ये पता होगा तो एग्जाम में लिखना भी इजी होता है. एनीवेज, अब तक हम लोग स्केलर फॉर्म की बात करते आए, है ना? अब मुझे चाहिए व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ Newton's law of gravitation. तो उस वेक्टर फॉर्म के लिए what I will do is I'll take a mass m1, keep it at A position. I'll take another mass m2, keep it at B position, and just a minute because I need to show force, direction of forces, right? The distance between these two, let's say, is r. मान लो r है, right? So I would like to know what is the force on object at A due to B, या फिर force on 1 due to 2. तो वेक्टर फॉर्म G mass of A, right, mass of B upon distance between these two squared and
डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, ए से बी या बी से ए? बी से ए, बी टू ए और ए टू बी। फोर्स ऑन ए, किस पे फोर्स लग रहा है? ये ए है, मैं बी हूं, कौन फोर्स लगा रहा है? बी। किस पे लग रहा है? ए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव, तो मैं इसको मेरी तरफ पुल करूंगा, पुल करूंगा ना। ये क्या था? ए, मैं क्या हूं? तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? ए टू बी, तो आर ए बी कैप, राइट। इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है F12 बार इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर R21 कैप विथ अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, अगर दोनों सेम टाइप के हो गए, तो अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फोर्स इज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि बी उसको पुल करेगा, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, मतलब ये नेगेटिव साइन नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है। तो जस्ट टू कीप एन एनालॉजी विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको नहीं, दूसरे बैच में बताया, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ, मैंने हमको याद कैसे रखा, आई मीन आई टेल देम हाउ टू रिमेंबर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, के 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, क्योंकि यहाँ 1 2, तो यहाँ मैं उनको बोल देता हूँ मेक इट 2 1, तो वो ऐसा याद रखते हैं वो लोग। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 लिखा है, तो राइट हैंड साइड पे 2 1 लिखूंगा हर जगह पे। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, करेक्ट। तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक को सेम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 कर दूंगा, इसको यहाँ पे 1 कर दूंगा, और यहाँ पे भी 2 1 रखूंगा, फिर एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा। मतलब मुझे याद रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, इसलिए माइनस साइन आएगा, करेक्ट। So directions, if you don't understand directions, then it will be difficult for you to solve numericals. Similarly, force on 2 due to 1 will be G M1 M2 by R square R12 cap with a negative sign. Correct? इसका मतलब this is action reaction pair. And in any case, force कभी singular form में exist ही नहीं करता है. Force is always a couple. Always a couple, right? So you have a couple, right? Good. Then next thing is that we want to know what is acceleration due to gravity. मैंने अभी बता ही दिया आपको, but इसको derive करना, याद रखना, it is easy. How do you derive an equation for acceleration due to gravity in terms of mass of earth, radius of earth? याद है क्या equation of G? Do you remember equation of G? Small g. वो याद नहीं रहेगा तो फिर कैपिटल जी, कौन सा है? अपॉन कौन सा आर? स्मॉल आर। क्या है स्मॉल आर? ही किसका रेडियस? अर्थ का रेडियस। तो देखो, इफ यू वांट टू रिमेंबर इक्वेशन फॉर जी, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। मान लो ये आप हो, यू आर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डू यू फील यू हैव वेट? है क्या वेट? है, गुड, वेट है ना? वेट की वेटलेस लगता है आपको? यू हैव वेट, गुड। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू हैव वेट? मास। हाँ, mg, लेकिन why do you feel you have weight? Which force is acted upon?
विच फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कहां से आया, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल आंसर था इसका। तो you have weight because of gravitational force. That is actually indirect thing. That is actually indirect. But anyways, gravitational force है. What is weight? mg. What is gravitational force between you, which has mass small m, and Earth, which has mass capital M? G m by r, Earth का square. Cancel, cancel. So what is acceleration due to gravity? Gm by r e square on the surface of Earth. तो भूलोगे नहीं। अब मुझे बताओ, अगर आपको मैंने एक रॉकेट में या फिर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेज दिया, राइट, नाउ यू आर एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द सरफेस ऑफ अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस फ्रॉम द सेंटर, तो व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस? r प्लस h, इसको आप बोलते हो स्मॉल r, राइट। तो यहाँ पे स्मॉल r मतलब यू आर एट अ हाइट h, सो r प्लस h इज स्मॉल r। अब वापस सेम लॉजिक लगाओ, वेट, व्हाट इज वेट अगेन, is because of force due to gravity. Weight is mg, but now g at height h is gmm upon small r square. Cancel, cancel. तो आपको मिल गया acceleration due to gravity at height h, that is gm by small r squared, right? तो इसमें भूलने जैसा क्या था? Nothing. There is nothing to forget here. By the way, ये जो g का इक्वेशन है, gm by r square on the surface of earth, इसको मैं in terms of density भी लिख सकता हूँ। So I can write g in terms of density of earth also, right? So how do you write this equation in terms of density, क्योंकि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। So mass is volume into density upon r square. What is volume? Yes, you treat अर्थ एज अ स्पीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब सेंटर में मास पर यूनिट वॉल्यूम और सरफेस मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम है, अंडर दैट असम्पशन यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर मैंने बोला कोर में ज्यादा मास है पर यूनिट वॉल्यूम और ऊपर कम है, तो उल्टा एक्चुअली होता है ना रियलिटी में। क्या होता है रियलिटी में? सरफेस ऑफ अर्थ इज सॉलिड, इनसाइड इज नॉट रियली सॉलिड, इट इज प्लाज्मा, लावा। तो इन रियलिटी जैसे आप ऊपर आओगे तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बट टू राइट इक्वेशन एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वी ट्रीट डेंसिटी एज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। और वैसे बाय द वे अर्थ इज नॉट स्फीयर आल्सो, इट इज इलिप्सॉइड इन शेप अपॉन आर स्क्वायर। तो you will have J is equal to 4/3 capital G pi r rho, क्योंकि r square और ये सब कैंसिल हो जाएगा। So this was one of the question asked in NEET, acceleration due to gravity in terms of r, ये कभी तो पूछा गया है। तो simple. Then we want to see how does G vary with, सीखा है क्या वेरिएशन ऑफ G with? Well, you told me value of G is 9.8 meter per second square. तो मुझे ये बताओ, जब आप बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? हियर इन धुले और समवेयर इक्वेटर, इंडोनेशिया, पोल्स पे। तो ऐसा है दैट व्हेन यू गो above the earth surface, G varies. When you go below the earth surface, G varies. When you travel from one point to another on the surface of earth, G varies. It also varies with shape of the earth. So there are four
types of variations of G that you will want to know. So we'll start with due to shape of earth. So variation of G due to shape of earth. मैंने इसलिए पहले ही बोला कि we treat earth as sphere, but in reality earth is not sphere. So what happens is earth is actually ellipsoidal in shape. So this distance is radius at equator. This distance semi minor axis is radius at pole. Correct. So what is acceleration due to gravity? General equation gm by r square. What will be acceleration due to gravity at pole? Gm by r pole square, radius at the pole. What will be at equator? gm by r, मैं इसको small e लिखता हूँ, capital E would mean that this is radius of earth, considering earth as sphere. तो re squared. Then हमको क्या करना है? हमको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देना है. So if I divide equation 2 by 1, I will have GE by GP as, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, RP by RE squared. So this is variation of G due to shape. Correct? Clear यहाँ तक? तो who can tell me where will be the value of G more, either at pole or equator? From this equation. Pole. How? Inversely proportional. Good. So, or you can say that RE by RP, or you can say RE is greater than RP. Major axis, semi major axis is greater than semi minor. Correct. So you can say RP by RE is less than 1 from this. Correct. इसका मतलब GE by GP is also less than 1, क्योंकि less than 1 का square will be less than 1. Right. So you can say GE is less than GP. Right. So you can have your conclusions from this particular equation. So it's not required. As you can say is inversely proportional, तो वो भी ठीक है. दूसरा, और दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ, आपके कान आंखें दोनों खुली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे ये गलती होती है स्टूडेंट्स की. वेरिएशन ऑफ जी और वेरिएशन इन जी विथ हाइट और विथ अल्टीट्यूड. और पहली बात तो अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में गड़बड़ कर देते हैं. अल्टीट्यूड इज हाइट, लैटिट्यूड इज व्हाट? Okay, I'll tell you again later. बताऊंगा वो what is latitude. Good. So, as already mentioned on the last page, on the surface G is Gm by r square. At height h, G is Gm by small r square, and small r was nothing but capital R plus h. Right? Clear? मुझे देखना है how G is varying with respect to height. तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा. तो GM GM हो गया कैंसिल, तो ये आ गया R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का स्क्वायर. राइट? तो ये आपको, if you want to further simplify, you can further simplify. If you don't want to further simplify, it's perfect that if you don't want to do it, but you can write it as GH is equal to G R upon R plus H का square. Correct? Right? Good. So, have you learned something called as binomial expansion? क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, look at this equation. Then what I can do is GH is equal to G, ऊपर R था,
नीचे r प्लस एच था तो मैं इसको r प्लस एच बाई आर ऐसा कर देता हूँ और ऊपर लिख देता हूँ 1 इसका स्क्वायर। तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर, करेक्ट, उसका स्क्वायर है ना। 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही होता है, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर आएगा नीचे। तो जी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो मैं इसको I will just take it over here and write a -2. Is it clear? Clear यहाँ तक? क्योंकि इस पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू सॉल्व, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना। Have you heard of something called as binomial expansion? What is binomial expansion? A plus b brackets को इस, ठीक है, what is a plus b raised to 8? A plus b raised to 100? A plus b raised to 21? A plus b raised to 11? नहीं पता। तो a plus b raised to n is a raised to n b raised to 0। पूरा फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, nc0। Have you heard of permutations and combinations? Right. What is nc0 formula? What is ncr in general? घर पे जाके देखो, पता होना चाहिए। तो a plus b raised to n is nc0 a raised to n b raised to 0 plus nc1 a raised to n minus 1, इसका पावर एक एक से कम होगा, b का पावर एक एक से बढ़ेगा, प्लस nc2 a raised to n minus 2 b square and so on ncn a raised to 0 b raised to n। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब जब आप बोलते हो ना a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ तो सिर्फ n की वैल्यू 2 डाली जाती है यहाँ पे, दैट्स इट, पुट 2 वैल्यू मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा a प्लस बी रेज टू 2 एन सी मतलब 2c0, एनीथिंग c0 इज 1 है ना, तो 1 a रेज टू 2 b रेज टू 0 इज 1 प्लस nc1 इज 2 a raised to 2 minus 1 is a, b raised to 1 is b, plus ncn 2c2 that is again 1, a raised to 0 is 1 और b raised to 2। ये आता है क्या, a square plus 2ab plus b square, करेक्ट। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू इन डिटेल, मुझे माइनस चाहिए, करेक्ट, और माइनस चाहिए उससे पहले एक चीज है दैट यू शुड नो फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर आपके पास 1 प्लस बी बाई ए रेज टू माइनस एन है और अगर b by a is less than 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो क्या होता है इसमें 1 raised to minus n, anything raised to 1 is 1। उसके बाद माइनस n मतलब ये जो इंडेक्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो b by a, फिर इसके आगे जो कोई भी टर्म आएगा उसमें b by a raised to 2, b by a raised to 3, मतलब हायर ऑर्डर आने वाले हैं। जब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ b by a लेस देन 1 है, मान लेता हूँ b by a की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 है, मान लेता हूँ, तो b by a का स्क्वायर क्या है, -6, b by a का क्यूब क्या है, -9, मतलब आई कैन सेफली निग्लेक्ट हायर ऑर्डर्स, राइट, और 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, तो ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर b by a लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब ये दैट 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 मैं इसको लिख सकता हूं g1 minus 2h by r directly, neglecting all the higher orders, right? Under what domain we can write this, under what condition, h by r is very very less than 1। इसका मतलब फिजिकली क्या होता है, height of the object from the surface of earth is negligible। इसका मतलब ये कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, या बोल देते हैं इसको 2 बोल देता हूं मैं, and I'll call this as equation number 3 over here। मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप
कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। इक्वेशन 2 कब यूज होगा? when h is comparable to r. For example, what is radius of earth? 6400 किलोमीटर्स। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ की सरफेस से 640 किलोमीटर है, मतलब हाउ मच इन टर्म्स ऑफ आर? radius of earth is 6400, this is 640, how much in terms of r? 1/10, गुड। तो जब तक हाइट 1/10 ऑफ आर है तब तक मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो अगर बोला होगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 3200, ये 640 से 6400 तक ये। What is the value of G at a height of 32 kilometer from the surface of Earth? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थर्ड फॉर्मूला, मतलब you will be using this. अगर if you want to verify, you verify. For example, मैं लेता हूं R की वैल्यू 6400 किलोमीटर, मैं लेता हूं H की वैल्यू 64 किलोमीटर। मैं पहला फॉर्मूला यूज करता हूं G, क्या था याद है क्या? R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, है ना? राइट, तो R 6400 इसका स्क्वायर, करेक्ट। I'll be using calculator to do this calculation because I don't want to waste any time. So 6400 divided by 6464 उसका स्क्वायर, राइट, इंटू 9.8, तो ये आ गया आपका 9.60, करेक्ट। अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज करता हूं G 1 माइनस 2h बाई आर, 2 इंटू एच बाई आर, 1 जा 100 जा 1 जा 50 जा, 1 minus 1 by 50 is 49 by 50, तो 49 by 50 into 9.8, राइट, तो ये आंसर भी आ गया 9.60, फिर सेम आया। तो क्या करें अब? ये भी सेम आया, वो भी सेम आया। What we can do here is write in ना 2 into h by r, करेक्ट है। 1 by 100, 2 by 100 is 1 by 50, 50 minus 1 minus 1 by 50 is 49 by 50, 49 by 50, 49 by 50 is 0.98 into 9.8, 9.604। तो कहाँ गलती हुई? That is why I keep on telling, यहाँ पे बहुत जंगल होता है। तो that will be covered in numericals, but yes, you have to know under what domain you are supposed to use what, मैं बताऊंगा। I cover this kind of examples in numericals. तो याद रखो, if h is very very less than r, you use binomial theorem, 1 minus 2h by r into g. Alright, तो we'll see examples on that, और समझेगा कि कहाँ exactly गलती होती है। With height हो गया, अब what variation is left? अर्थ का शेप चेंज करके देख लिया, अर्थ से ऊपर जाके देख लिया, अब अर्थ के नीचे जाओ, डेप्थ में जाओ। सो वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ
आई एम नॉट डिराइविंग थिंग्स, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां करेंगे, जहां पे ड्यूरेशन लंबा है आई जस्ट गिव इट. सो लेट्स से दिस इज अर्थ. लेट्स से अर्थ का रेडियस है r. लेट्स से आई एम गोइंग एट अ डेप्थ d. By the way, pardon me for stopping in between. ये स्टार्ट करने से पहले there is something that is left out. Yes, I forgot to ask you formula for error. What is delta G? What is absolute change in G with height? Absolute, by the way, G की वैल्यू हाइट के साथ कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है. Can you tell me how you are saying this? Does the value of G increase or decrease with height? कैसे? Okay, good. But you can look here. आप बोल सकते हो GH is equal to G minus माइनस 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 है ना, माइनस, तो G में से माइनस कर रहे हो. वेरी गुड. इसलिए नॉर्मली जब आपको पूछते हैं ना व्हाट इज द चेंज इन G विथ हाइट, तो दे डोंट से चेंज, they say absolute decrease. They don't ask you absolute change, they say decrease or percentage decrease or just absolute decrease. So absolute decrease in G मतलब delta G. What is equation for delta G? Easy है. What is change in any physical quantity by the way? Final minus initial. कब? जब final is greater than, यहाँ पे क्या है? ज्यादा है, मतलब G माइनस GH. ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे G माइनस GH. नहीं क्या? मैं क्या करूंगा यहाँ पे? G माइनस GH कर सकते हो ना? What is G minus GH? G minus GH is G minus minus plus 2GH by R. तो क्या आ गया? 2HG by R. This is absolute decrease. What is relative or fractional decrease? What is fractional error by the way? कैसे डिफाइन किया था? फ्रैक्शन. सब भूल गया, अभी लिया, 1 महीना भी नहीं हुआ. Change in a quantity upon its original value is fractional change. हाँ तो फिर यहीं से आएगा ना, सिर्फ ये G को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो 2H by R. This is fractional decrease. What is percentage decrease? How do you find out percentage decrease? Into 100. हाँ तो ये पता होना चाहिए आपको. करेक्ट, राइट. अगर अर्थ की सरफेस के लिए पूछा है तो h by 32. क्यों? r की वैल्यू क्या होती है? 6400. 6400 इसके 2 जीरो और 6400 के 2 जीरो गए. 2 by 64 is 1 by 32, तो h by 32. राइट. अगर हाइट मैंने बोल दिया 32 किलोमीटर्स, तो परसेंटेज चेंजेस 1. 64 किलोमीटर्स to 128 kilometers 3, so on so forth. 3200 kilometers 100%. मतलब 3200 किलोमीटर पे क्या होगा? वेटलेसनेस. क्योंकि 3200 किलोमीटर पे 100% डिक्रीज हो गया जी का वैल्यू. मतलब r/2 पे हाफ द रेडियस अगर हाइट होगा तो पर्सन विल फील वेटलेस. करेक्ट, गुड. नाउ विल सी व्हाट इज वेरिएशन इन G विथ डेप्थ. अभी हम चले अर्थ के अंदर, तो वापस से वही स्टोरी है
सिर्फ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है स्टोरी में, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, सरफेस वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये, अगर मैं सरफेस पे हूँ या हाइट पे हूँ या मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझ पे जो ग्रेविटी एक्ट हो रही है वो अर्थ के पूरे मास की वजह से हो रही है, करेक्ट। बट जब मैं डेप्थ में जाता हूँ तो वैसा नहीं होता। मैं डेप्थ में गया तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, आर माइनस डी, करेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट एट डेप्थ डी है तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, वो टोटल मास की वजह से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का लेयर है डी, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। हियर यू आर सपोज टू डू व्हाट, कैसे करोगे? मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में लिखोगे। वेरी गुड। तो व्हाट यू विल डू here precisely is to write g in terms of volume density. What is volume? ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो डू यू रिमेम्बर इक्वेशन क्या था? 4/3 पाई व्हाट, r इंटू रो। तो डेप्थ पे क्या होगा फिर? 4/3 पाई रेडियस एट डेप्थ रो। व्हाट इज रेडियस एट डेप्थ? व्हाट इज दिस रेडियस? r माइनस डी। तो रेडियस एट डेप्थ इज r माइनस डी इंटू रो। फिर वही सीन, एक डिवाइड कर दो, जी डी बाई जी कर दिया आपने, तो बाकी सब कैंसल होगा एक्सेप्ट फॉर r माइनस डी बाई आर। तो ये आ गया 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डी इज जी 1 माइनस डी बाई आर, राइट। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस एंड दैट टू एट द पोल्स, वो हम देखेंगे बाद में, है ना। तो आई वांट टू नो व्हाट इज एब्सोल्यूट डिक्रीज अगेन। व्हाट इज एब्सोल्यूट डिक्रीज इन जी? व्हाट इज एब्सोल्यूट डिक्रीज? जी माइनस जी डी, जी माइनस जी माइनस माइनस प्लस जी डी बाई आर। फास्ट होना चाहिए ना, ये बहुत हवा में जा रहा है आपके दिमाग में से, बहुत ऊपर ऊपर से जा रहा है। I am asking you, when you subtract g minus gd, मतलब g gd क्या है? g माइनस जी डी बाई आर है, तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा? हाँ, तो ये जी डी बाई आर आपको ओरली बताते आना चाहिए। दिस इज नथिंग बट जी डी बाई आर। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिक्रीज? डी बाई आर। सिर्फ वो जो राइट हैंड साइड पे g है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड कर दो। व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज? डी बाई आर इंटू 100। अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो डी बाई 64। तो कैन यू टेल मी एट व्हाट डेप्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी 0? हाफ। यू आर सेइंग हाफ, मतलब मैं डी की जगह पे r/2 डालूंगा और नीचे r। जीरो कहाँ होगा? 50% हो गया है। तो फिर हाफ इफ d इज इक्वल टू r/2, g की वैल्यू 50% कम हुई। एट द सेंटर y, फ्रॉम इक्वेशन यू आर राइट, ही इज राइट। वो बोल रहा है कि इट विल बी जीरो एट द सेंटर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटी? मास। एट द सेंटर देयर इज नो मास। हाँ, तो नो मास मतलब नो ग्रेविटी, मतलब नो एक्सेलरेशन। तो ये लॉजिकली आना चाहिए। if there is no mass, क्योंकि मैंने इसलिए, see that is why I told you every particle of matter
attracts every other particle of matter. When there is no matter, there is no attraction, there is no acceleration due to attractive force which is gravity. सेंटर पे कुछ है ही नहीं तो क्या फिर, nothing, right? अभी आ गए हम लोग आपके फेवरेट टॉपिक पे. Your favorite topic is this, because I normally ask what is latitude, what is longitude, variation in g of g with latitude. Latitude, not altitude, not longitude, latitude. Horizontal lines parallel to equator. तो ये अगर इक्वेटर है तो इसको जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, पैरेलल बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज spherical geometry. You cannot say they are horizontal, you say they are. By the way, have you heard of the concept called as greater circle? नहीं, ठीक है, just asking, not required. My question here is, or question under this topic is, how the value of g varies when I go from equator to pole. So let us say I am at some point B and this is some angle phi or lambda. Okay, so tell me, how does axis due to gravity varies with latitude? Tell me. कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो ज्यादा होगा. इक्वेटर टू पोल इंक्रीजेस, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, है ना? गुड. तो पोल टू इक्वेटर डिक्रीजेस. तो याद है क्या, जी माइनस वॉट, जी माइनस वॉट. बाय द वे, ठीक है, if you don't remember it's okay, but then I will force you to derive. देखो क्या है तो इजी, सिंपल टास्क. बी पॉइंट पे आप हो, बिकॉज यू आर इन धुले नाउ एट दिस मोमेंट, विच इज 20 डिग्री नॉर्थ ऊपर. You are here and you are performing circular motion without realizing, because earth is rotating, which means you are also on the earth, which means you are performing circular motion. If you are performing circular motion, there is a centrifugal force which is acting away, right? But force of gravity is pulling you towards center, and let's say if this is r, आपके circular motion का radius, and you see from here there are two forces starting from the same point, then the resultant will be somewhere here, correct? So this is resultant force. What is resultant force? mg phi. What is this force towards center? mg. अगर अर्थ रोटेट नहीं होता तो mg डाउनवर्ड्स, अर्थ रोटेट हो रहा है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल एक्ट हो रहा है, इसलिए whatever weight you are feeling is because of resultant of centrifugal force and real weight. mg is real weight and mg dash is apparent weight. Clear? Very good. Good. तो
What is centrifugal force? What is mr omega square? Correct. If this is radius of earth, this is phi, this is also phi, this is 180 minus phi. Clear, more or less? Yes or no? I want to know yes or no. Angle समझा? समझा. Correct. What is r in terms of capital R? Small r in terms of capital R. If I take cos of phi, है ना, ये cos of phi लिया मैंने, adjacent side small r upon, तो टेक चेयर. ऐसा कैसा खिचड़ी हो गया? इट इज सिंपल. You are also not comfortable sitting here, so ये है तो अर्थ. अभी मैं ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला ड्राइंग में. ये है अर्थ, ये है अर्थ का इक्वेटर. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आप खुद हो, अर्थ रोटेट हो रहा है, तो you as an object performing circular motion, right? This is axis of earth, this is small r, which is radius of circular motion. On this there is a centrifugal force Fc, which is mr omega square. Then radius of earth is capital R, which is this line, right? Okay. अगर अर्थ रोटेट नहीं होता तो उस केस में you must have experienced a force which is mg towards the center. पर अर्थ रोटेट हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? समवेयर हियर. क्लियर? गुड. इफ इट इज क्लियर तो ये बोल सकता हूं मैं apparent weight mg dash. If this angle phi, and what is this angle? This is latitude. If this is latitude, this is latitude, alternate angle, and this angle is 180 minus phi. Agree? What is this distance center to circumference? Radius of earth. Is it clear now? Good. So if it is clear, then I want to know what is sine of या फिर cos of phi. What is cos of phi? From diagram, adjacent side which is small r upon hypotenuse which is capital R, that is small r equal to r cos of phi. मतलब centrifugal force Fc is m capital R cos phi omega square. Agree? Correct. Right. So mg dash, it is resultant of two forces. How do you write down resultant of two forces? Under root पहला force square बराबर, प्लस दूसरा force square, right? Minus की plus. What is resultant of two forces? R bar equal to a bar plus b bar का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा था? a square plus b square plus 2ab cos of angle between those two plus 2 times of first second आ गया into cos of angle between these two. Clear?
गुड। एम जी डैश, जी डैश मतलब जी फाई है बेसिकली यहाँ पे, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम लैटिट्यूड फाई, राइट। व्हाट इज cos of 180 minus theta? माइनस cos थीटा, तो ये आएगा एम जी स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई का स्क्वायर, मैं बाद में सिंप्लीफाई करूंगा, 2 times ऑफ एम स्क्वायर जी आर कॉस फाई ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस कॉस फाई अगेन, तो कॉस स्क्वायर फाई, और इस प्लस को मैं कर देता हूं माइनस। समझा यहां तक? पक्का। यहां पे देखोगे अगर सेकेंड टर्म में, तो यहां पे क्या है, ओमेगा रेज टू 4, स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा रेज टू 4। किसकी बात चल रही है? अर्थ की बात चल रही है। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाई टी। व्हाट इज रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ? 24 आवर्स। 24 into 60 into 60, correct? How much is this roughly? What is 36 into 25? Roughly 10 power 5. रफली बता रहा हूं मैं, मतलब ओमेगा 10 पावर -5 आ गया, 2 पाई को निग्लेक्ट कर दिया, तो रफली, तो ओमेगा रेज टू 4 क्या आया फिर? -20। बहुत छोटा है ना, -20, 0.0000, राइट। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है दैट आई कैन सेफली neglect this term in comparison with this term, right? तो हो गया कंपैरिजन, तो एम जी डैश इज इक्वल टू, अभी आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे आगे? स्क्वायर कर लो पहले तो, ठीक है, मैं स्क्वायर कर लेता हूं। एम जी स्क्वायर -2 एम स्क्वायर जी आर कॉस स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर, देन क्या करेंगे, एम स्क्वायर तीनों में है, कॉमन कैंसिल, जी फाई जी डैश का स्क्वायर, जी स्क्वायर -2 जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, राइट, करेक्ट। आगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जी कॉमन निकालो, ठीक है, गुड, यू कैन टेक आउट जी कॉमन, जी डैश इक्वल टू, है ना, जी डैश स्क्वायर था, जी कॉमन निकाल लिया, तो यू आर सेइंग इट इज जी स्क्वायर ही कॉमन निकाल लेते हैं, बेटर। 1 माइनस, क्यों समझेगा आगे आपको, 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, जी स्क्वायर कॉमन निकाला, ऊपर जी था तो नीचे जी लिखना पड़ेगा, राइट। अब स्क्वायर रूट ले लो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई जी रेस टू हाफ। मैंने ऑलरेडी बताया बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये हाफ सीधा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, राइट। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 जी, कैंसल कैंसल, राइट। तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 इज जी, माइनस जी इंटू जी, ये कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये आ गया आपका वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। I have to tell you every intermediate steps because अगर एग्जाम्पल में इंटरमीडिएट स्टेप पे क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे फिर? You have to know this, क्लियर। और यही इक्वेशन है,
आई एम 100% श्योर, मैं डायमेंशनली भी श्योर हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर, ये पर सेकेंड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉस तो कॉस है, डायमेंशन लेस है वो, तो आई एम 100% श्योर दिस इज करेक्ट विदाउट इवन क्रॉस वेरीफाइंग। समझा अभी? समझा? पक्का याद रहेगा, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो टेल मी व्हाट विल बी वैल्यू एट इक्वेटर, व्हाट विल बी वैल्यू एट पोल? Yes, what will be value at equator? Yes, because cos of phi, what is phi? 0, क्योंकि एंगल हम कहां से मेजर करते हैं? इक्वेटर से। So this is g minus r omega square, right? Good. What is value at pole? G, क्योंकि phi is 90, cos 90 is 0, right? So what is the difference in these two values? What is gp minus ge? Let us say gp minus g is r omega square. Correct. Well, by the way, this variation of g with latitude and variation of g with shape, they are related. Why? Can you think why? They are related. क्योंकि अर्थ अगर रोटेट होगा, what is centrifugal force formula? M, very good. Omega R is maximum at equator, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, तो प्लैनेट का बल्ज हो जाता है, सो देयर इज मोर फ्लैटनिंग एट द इक्वेटर, एंड सिंस रेडियस इज वेरी स्मॉल एट द पोल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस, और इसलिए वहां पे लेस फ्लैटनिंग होता है, मतलब आफ्टर sufficient amount of time it takes a shape of ellipsoid. तो these are related. तो इसलिए पहले बुक्स में देते नहीं थे वेरिएशन विद शेप, अभी देने लगे हैं, ठीक है, दे रहे हैं तो हम भी करेंगे। गुड, यहां तक कोई डाउट? नथिंग? श्योर। So we are moving towards another important topic which has been neglected so far in your state board books, that is gravitational field intensity. जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? करेक्ट, बट व्हाट डज दैट फिजिकली मीन? ही इज सेइंग अगर हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड होगा, और उस फील्ड का एट एनी डिस्टेंस r from that charge, that is given by k q by capital Q by r square. That is right. But I want to know, what have you understood from that? What is your level of understanding? देखो ऐसा है, every charge has a region in its surrounding where another charge comes and that charge experiences a force. तो मैं यहाँ पे दूसरा चार्ज लाता हूँ Q, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, that is given by K Q1, मतलब कैपिटल Q स्मॉल q by r square. करेक्ट? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में इतना ही फर्क है, वो बोलते हैं ग्रेविटेशनल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point inside the field of a source charge, capital Q source charge, is the force experienced by unit positive charge, मतलब 1 कूलम के चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या,
हमको स्मॉल क्यू को कितना बनाना पड़ेगा, 1, राइट, करेक्ट। तो 1 बना दिया तो क्या आ गया आपका फोर्स का, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना ही फर्क है, फोर्स इज बिटवीन एनी टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ड्यू टू अ चार्ज एंड electric field intensity is the force experienced by unit positive charge। +1 कूलम ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया ड्यू टू अ गिवन चार्ज। मेरे पास +1 कूलम नहीं है तो फिर क्या करूं, फिर वी आर स्मार्ट, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, तो जो चार्ज है पहले फोर्स निकाल लो, फिर 4 से डिवाइड कर लो, है ना। फिर क्या हुआ उससे, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, कैंसिल कैंसिल हो गया। हाँ, तो फिर इसको बोल देते हैं हम लोग E। इसलिए आप लिखते हो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इसीलिए लिखते हो, राइट। इन शॉर्ट व्हाट यू डू इज, इन शॉर्ट आप बोलते हो इन दोनों को कर दो सेपरेट, फिर आप बोलते हो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू, राइट। या फिर आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल क्यू, हियर E इज ड्यू टू स्मॉल चार्ज क्यू, है ना, क्लियर, राइट। तो समझेगा, याद रहेगा आगे, वेरी गुड। इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को मैंने +1 कूलम करके खत्म कर दिया है, एक ही चार्ज है, दैट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर इन जनरल फॉर्म। वैसे सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई जी, बहुत सारे बुक्स जी यूज नहीं करते, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सेम है, वहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर था, यहाँ पे जी एम बाय आर स्क्वायर है, करेक्ट, राइट। तो इफ यू आर सिटिंग ऑन अर्थ दैट मीन्स यू आर इन द फील्ड ऑफ अर्थ, करेक्ट। तो स्मॉल एम विल बी रिप्लेस्ड बाय, small m will be replaced by which mass of earth, taking into consideration that your mass is 1 kg, right, correct। Have you not seen this somewhere, gm by r square, acceleration due to gravity, exactly। तो वैसे इसको हम लोग फोर्स अपॉन मास भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पे फोर्स अपॉन चार्ज था, यहाँ पे फोर्स अपॉन मास लिख सकते हैं। तो दिस इज, वहां पे E इज F बाई क्यू, यहाँ पे E की जगह पे I लिख रहा हूं F बाई एन, सिंपल। तो सिंपल सिंपल चीज है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इफ यू रिमेंबर, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने ही वाले हैं वैसे बाद में, इफ यू रिमेंबर वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है या स्मॉल क्यू चार्ज है, मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम Q, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, मैं इसको 1 पॉइंट मानता हूं, इसको 2 पॉइंट मानता हूं, 1 to 2 या 2 to 1, 2 to 1। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है, तो 1 to 2 पॉजिटिव चार्ज का। तो आप लिखते हो E बार इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर R12 कैप, करेक्ट, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी IG बार विल बी G मास ऑफ अर्थ R स्क्वायर। मुझे ये बताओ, ये अर्थ है, ये पॉइंट है P पॉइंट जहां पे मैं इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, आर कैप जो है ये अर्थ से उस पॉइंट P की तरफ है, राइट। तो यहाँ पे मैं आर
कैप लिखूं या माइनस आर कैप लिखूं? Because you have not understood the concept. यही तो प्रॉब्लम है आपका. देखो, tell me one thing. How do you define electric lines of force? I will go into root cause. How do you define electric lines of force? It's not to underestimate you. It's just to tell you आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओरली, पता होना चाहिए. पॉजिटिव टू नेगेटिव, वेरी गुड. बट व्हाट यू डू इज, आप बोलते हो हम लोग एक पॉजिटिव कंडक्टर या पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, फिर इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, +1 कूलम रखेंगे. क्या करेगा ये? धक्का देगा, भाग यहाँ से, रिपेल. तो फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे इन एनी डायरेक्शन. रेडियली आउटवर्ड्स बोलते हो, वेरी गुड. अगर -q होता तो वो अट्रैक्ट कर लेता, मतलब ऑलवेज रेडियली इनवर्ड्स होता, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन करने के लिए आप बोलते हो कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज के नियर एक +1 कूलम चार्ज रखेंगे और थोड़ा दूर एक -q चार्ज रखेंगे. तो ये तो धक्का देगा लेकिन दूसरा अट्रैक्ट करेगा, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए बोलते हो, राइट. तो पॉजिटिव के लिए क्या है? अवे. नेगेटिव के लिए क्या है? टुवर्ड्स. क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को क्या रखा है? +1 कूलम. ठीक है, करेक्ट. ग्रेविटी कभी भी रिपल्सिव फोर्स होता ही नहीं है. तो आर कैप अगर अर्थ से दूर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी टुवर्ड्स. दैट इज व्हाई देयर इज नेगेटिव. अब समझा कि मैंने बोला था कि ये बाइंडिंग एनर्जी में यहाँ पे वहां पे पोटेंशियल में माइनस आएगा. क्यों माइनस आया? टुवर्ड्स, राइट. So this is the reason behind having a negative, right. Ab, do you remember superposition principle of forces in electrostatics या फिर superposition principle in general? I have n number of charges. I have q1, I have q2, I have q3, and I want to find out what is electric field intensity at a point P because of all these three charges. क्या करते हो? ऐड करते हैं. वेक्टर एडिशन होता है बेसिकली. यहाँ पे भी वही होता है. यहाँ पे अगर आपके पास अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है और मुझे एक दूसरे पॉइंट पे इन तीनों की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो आप बोलते हो आई टोटल बार इज ड्यू टू फर्स्ट सोर्स प्लस ड्यू टू सेकेंड, ऑल इन वेक्टर नोटेशन. रिमेंबर, जितने सोर्स होंगे उतने. सिंपल. इस पे क्वेश्चन आते हैं नीट में, और स्टूडेंट्स को, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सुना ही नहीं है कभी, तो पता होना चाहिए. इट्स जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटेशनल फॉर्म, दैट्स इट. एक क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है. एक बार फोर्स के टर्म में रिपीट हुआ है, एक बार इंटेंसिटी के टर्म में रिपीट हुआ है. उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी. तो ऐसा क्वेश्चन था, वो लेंगे हम लोग, आएगा ही ये पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, m1, a object with mass m1, b object with mass m2. वेरी गुड. इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d. मुझे इन दोनों के बीच में ऐसा पॉइंट फाइंड करना है p where gravitational field intensity is 0. Correct? How do you solve this question? इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी मेजर्ड फ्रॉम ए और बी. कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर मेजरिंग फ्रॉम ए तो इस डिस्टेंस को मान लो x, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा कितना? d - x. अभी अभी मैंने आपको बताया
total intensity at point P will be intensity due to A plus intensity due to B, और A क्या होना चाहिए, 0। करेक्ट। अब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इट शुड बी 0। करेक्ट। तो व्हाट इज आई ए, व्हाट इज आई, जी m1 by x स्क्वायर, वेरी गुड, राइट। मैं टेम्परली साइन नहीं लिख रहा हूँ, आई विल राइट साइन लेटर, आई विल जस्ट राइट डाउन साइन लेटर। ये क्या आएगा, अपॉन, वेरी गुड, राइट। तो इन दोनों का एडिशन 0 करोगे तो आंसर में एक माइनस साइन आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, मैंने पहले ही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव। मतलब इस पी पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी टुवर्ड्स ए, और इसी पॉइंट के लिए बी टुवर्ड्स बी। मतलब आई ए और आई बी दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। तो मैं स्केलर फॉर्म में लिखते वक्त लिखूंगा आई पी इज इक्वल टू आई ए माइनस आई बी इक्वल टू 0, या फिर क्योंकि आई बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस और ये माइनस। क्लियर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपको मिल गया आई ए इज इक्वल टू आई बी। ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने के लिए या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0 होने के लिए उस पॉइंट पे दोनों मासेस का फोर्स इक्वली होना चाहिए। मैंने इसलिए बोला था कि ये इंटेंसिटी से फाइंड करो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से फाइंड करो। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा, मुझे याद नहीं रहता ये इंटेंसिटी, मैं बोलता हूँ अच्छा इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, चलो एक टेस्ट मास रख देंगे। मतलब उस टेस्ट मास स्मॉल m पे ए का फोर्स और बी का फोर्स इक्वल होगा। हाँ तो फिर बात तो वही है, क्योंकि आप इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फोर्स के टर्म में लिख सकते हो ना। कैसे लिखा था, फोर्स अपॉन चार्ज, यहाँ पे भी कर सकते हो फोर्स अपॉन मास, राइट। तो इट्स अप टू यू, आई रियली डोंट, देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। इंटेंसिटी 0 मतलब फोर्स 0, बिकॉज इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन मास एनीवेज। तो आई ए क्या आएगा, जी एम वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी एम टू बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट एम वन डी अपॉन अंडर रूट एम वन प्लस अंडर रूट एम टू। ईजी है, अगर एम वन एम टू इक्वल हुए तो डी बाई टू, हाफ द डिस्टेंस। तो सोचना भी क्या है उसमें, दो मासेस इक्वल हो गए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट। मतलब मिड पॉइंट पे कोई भी और मास रख दिया तो फोर्स विल बी 0, खत्म। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एनी डाउट, ऑनलाइन लाइव, एनी डाउट, is there, yeah, both there, any doubt so far, should we go ahead? Good, next, अभी आगे क्या सीखना है हमको। अभी बात आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वेरी गुड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी जी एम बाय आर, सिंपल, बट you should also know that here will be a negative sign only because I told you why। और पोटेंशियल वैसे इज स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट, बट अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से माइनस साइन आता है वहां पे। क्यों आता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हो याद है क्या आपको, पोटेंशियल फोर्स से निकलता है, एफ, एफ वॉज dv by dx, so dv will be f dx,
सो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। फोर्स नेगेटिव है तो फिर v तो नेगेटिव आने ही वाला है। वेरी गुड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? साइन का। नेगेटिव मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव। सिर्फ ग्रेविटी में नहीं, जहां जहां नेगेटिव आया वहां वहां फोर्स अट्रैक्टिव होता है, जहां जहां पॉजिटिव आया वहां वहां फोर्स रिपल्सिव होता है। ये बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंपेयर कर पाओगे आगे, राइट? बाय द वे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? What is electrostatic potential energy? आपका सेल फोन चार्ज है? चार्ज है सेल फोन? 10%, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ तो होगा। What do you mean by charging a capacitor? Because that battery is a capacitor. So पहला चार्ज लाया, कौन सा चार्ज लाया आप जब चार्जिंग लगाते हो? चार्जिंग पे लगाया, मतलब कौन सा चार्ज आपके बैटरी में जा रहा है? क्या जा रहा है आपके बैटरी में? पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स? सम चार्ज, चलो मान लेते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन पहली बार पॉजिटिव चार्ज लाया तो अगला भी पॉजिटिव ही आएगा। एग्री? पहला चार्ज लाया, इज देयर एनी वर्क डन? नो। व्हाई? देयर इज नथिंग टू अपोज। दूसरा चार्ज ला रहा हूं, इज देयर वर्क डन? यस, पहले ने अपोज किया। तीसरा चार्ज ला रहा हूं, अभी पहले दोनों अपोज कर रहे हैं, चौथा चार्ज लाऊंगा तो पहले तीन अपोज करेंगे। अभी अपोज है फिर भी चार्ज आ रहा है, कैसे आएगा? वर्क हैज टू बी डन to assemble that configuration of charges, right? And that work done is stored in the form of potential energy. Clear? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब the work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. सिंपल। मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज था, नो वर्क इज डन, कोई था ही नहीं अपोज करने वाला, तो काय का वर्क डन? अब मैं दूसरा चार्ज ला रहा हूं, लेकिन +1 कूलम का चार्ज ला रहा हूं। कहां से ला रहा हूं? इंफिनिटी से ला रहा हूं। कोई भी पाथ होगा, आई डोंट केयर। कहां रख रहा हूं? पी पॉइंट पे रख रहा हूं। वर्क डन करना पड़ा? यस। सो दैट वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज पोटेंशियल, राइट? अगर ये चार्ज +1 नहीं होता, क्यू कूलम होता, तो पोटेंशियल एनर्जी बोल देते। So that is how it is. So same as gravitational potential also, the form remains same with a negative sign. तो potential difference, electrostatic potential difference याद है क्या between 2 points A and B? तो यहाँ पे भी वही है, VB minus VA, same है। Good. So we'll not go into much details of it because हम लोग solve करेंगे potential energy, U, gravitational potential energy. Do you remember the formula of electrostatic potential energy? मेरे पास 4 चार्जेस है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज टोटल एनर्जी। 4 चार्जेस। ये एन पे तो आया ही नहीं मैं अभी। पहला चार्ज लाए, वर्क डन हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा चार्ज लाए, वर्क डन हुआ क्या? यस। कितना हुआ? पोटेंशियल ड्यू टू 1, क्योंकि पहला अपोज कर रहा था, इसलिए पोटेंशियल ड्यू टू 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चार्ज, मतलब कितना? के Q1 बाय आर। पक्का आर के आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? बिकॉज Q by R था। आर यू 100% श्योर? Yes or no? Only electric field intensity and electric force has R square in the denominator. Potential और potential energy has R. Correct. अब मैं थर्ड चार्ज लाया, राइट, और यहाँ पे इसको R12 बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 12 और इनटू Q2। थर्ड चार्ज लाया, किस किस ने अपोज किया? पहले ने अपोज किया, दूसरे ने अपोज किया। किसको आने में अपोज किया?
Q3 को आने में अपोज किया, राइट? तो दिस इज K Q1 by R13 Q3 plus K Q2 by R23 Q3. तो total work done W will be just addition of all this. तो सबको W1 plus W2 plus W3 करेंगे, मतलब क्या आएगा? K Q1 Q2 by R12 plus K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23. Do you notice a pattern here? तीन चार्जेस तो तीनों के कॉम्बिनेशन 1 2 1 3 2 3. Good. तीन terms. If I have 4 charges, then potential energy is work done, that is K Q1 Q2 by R12 plus K Q1 Q3 by R13 plus K Q1 Q4 by R14 plus K Q2 Q3 by R23 plus K Q2 Q4 by R24 plus K Q3 Q4 by R34. All combinations. Correct? Are we into Stone Age? नहीं. K सब में था, सबको ऐड कर रहे हैं. QI QJ by RIJ है ना? Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 where I and J cannot be equal. ऐसा देखा क्या हमने? Q1 by R11 square हो गया. This is potential energy. किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो ग्रेविटेशनल क्या आएगा? K की जगह पे G summation I not equal to J Mi Mj upon Rij. बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही नेगेटिव था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी. हो गया. यही इक्वेशन आएगा. 110% यही आएगा. आई डोंट चेक, बट यही है, मान लो. अब याद रहेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बहुत फास्ट जाने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वी आर डूइंग थियरी हियर. गुड. आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? बोर हो गया? ओके, फास्ट हो जाएगा, बस आज खत्म ही हो जाएगा थियरी. वी आर जस्ट 2-3 पेजेस मोर, एंड बाकी जो है आई विल बी टेकिंग दैट in the form of numericals. These are important things, so I can't skip. Okay. What is escape velocity? Please don't compare this with any stupid political statement of escape velocity. Some of our politician एक फालतू का बात बताया था इस पे, तो please don't compare. Escape velocity of Jupiter from Earth. Goodness. What is escape velocity? What is critical velocity? Yes, you are saying something? No. What is orbital velocity? नहीं. Yes. हमको एक ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट मान लो, पहले हम सैटेलाइट को एक हाइट तक ले गए, फिर उसको ऐसा धक्का दे दिया. मतलब वी वांट टू प्रोजेक्ट अ सैटेलाइट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट? अब डिपेंड करेगा कितना वेलोसिटी आपने दिया है, तो जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा. अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो स्पाइरल होके नीचे गिर जाएगा, राइट? ज्यादा दे दिया तो इट कैन परफॉर्म इलिप्टिकल मोशन और इट कैन परफॉर्म hyperbolic motion, right? We are not worried about that. That is cases of projection of satellite around Earth. I am not worried about that. मुझे exactly इतना velocity देना है so that
this satellite can perform circular motion. That velocity is called as critical or orbital velocity. Correct. So how do you derive equation for VC or VO? क्योंकि वो पता होगा तो फिर आपको एस्केप वेलोसिटी निकाल के आएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल. राइट, टेल मी. ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटी प्रोवाइड करेगा. ग्रेविटी इज जी, mass of earth, mass of object upon distance square small r center to that point. Centripetal force m v square by r. कौन सा v? ऑर्बिटल या क्रिटिकल? कैंसल 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 कैंसल. So vc square is gm by r, मतलब critical velocity और orbital velocity is under root of gm by r. आ गया इक्वेशन. और एस्केप वेलोसिटी जो होता है ये आप डिराइव कर सकते हो. डिराइव करना बहुत इजी है. इट इज एन एक्सट्रीमली सिंपल टास्क. आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ. देखो, डिपेंड करता है. अभी एस्केप आप अर्थ की सरफेस से करवा रहे हो या फिर आप हाइट से करवा रहे हो, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एस्केप एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसा बोल देते हैं. ठीक है. तो इन एनी केस if object is near earth's surface, तो इस केस में r which is r plus h is approximately equal to r, है ना. अगर सरफेस के बहुत पास में है तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब हो जाएगा gm by कैपिटल R. अभी मैं एस्केप वेलोसिटी पे आ जाता हूँ. फिर एस्केप इजी है. अर्थ की सरफेस पे मतलब डिस्टेंस r पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट रेस्ट. what it means, if it is at rest, the only energy it has is potential energy. कौन सा? gravitational potential energy. very good, which is mgh by the way, or in this case it is gmm by r. all right, मुझे इसको एस्केप करवाना है, मतलब I want this to go out from the Earth's gravitational field. तो जो भी एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा it should be in the form of kinetic energy. तो I will equate kinetic energy हाफ एम वी स्क्वायर. मैंने इसको एनर्जी दे दी. एस्केप करवाना है तो VE लिखना पड़ेगा इक्वल टू ग्रेविटेशनल potential energy. What is gravitational potential energy on the surface of Earth? What is gravitational potential on the surface of Earth? Gm by, right, into mass of object, right? Is it clear? हाँ, तो कैंसल कैंसल. क्या आया? VE स्क्वायर 2gm by r. VE है ये, एस्केप है. व्हाट इज VE? देन अंडर रूट ऑफ 2gm by r. वो अंडर रूट ऑफ gm by r क्रिटिकल, तो इसलिए आता है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल, बट क्रिटिकल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. राइट. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्योंकि मैं सब करवाने गया तो फिर न्यूमेरिकल्स बचेगा ही नहीं कुछ, सब इसी में हो जाएगा कवर.
Last thing that I want to know is बाकी का सब in the form of numericals, but I just want to know very quickly what are Kepler's laws of motion. These are purely observation based. You don't have any proof. बाद में एक को प्रूव किया गया था फर्स्ट लॉ, लेकिन बाकी दो का कोई प्रूफ नहीं है. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ ऑर्बिट. व्हाई लॉ ऑफ ऑर्बिट? बिकॉज इट it gives you the idea about shape of the orbit. So it tells you every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun located at one of the foci. तो ये यहाँ पे sun बैठा हुआ है. This is perihelion, this is aphelion, this is semi-major axis, ये distance A, this is semi-minor axis, this is B. Right? There are two focus of an ellipse. What is the meaning of foci here? What is the meaning of जैसे जैसे सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कमफरेंस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है. वैसे फोकाई का क्या मतलब होता है एलिप्स में? तो अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो P, यहाँ पे ये S डैश है सेकंड फोकस, और पॉइंट लेते हो Q, तो हमेशा हमेशा SP प्लस SP डैश इज इक्वल टू SQ प्लस SP प्लस S डैश P प्लस SQ इक्वल टू SQ प्लस S डैश Q, ये हमेशा इक्वल आता है. तो एडिशन ऑफ द डिस्टेंसेस of that point on the orbit or on the ellipse from both the foci is equal to addition of any other point, है ना? तो that is foci. ठीक है, तो ये हो गया law of orbit. So it just tells you that every planet is revolving in elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci. Second, Kepler's second law of areas. What does it tell you? It tells you that a line joining planet and the sun covers equal areas in equal interval of time. तो अगर एक महीने में P से P डैश पे पहुंचा है, ये एरिया A1 है. फिर ड्यूरिंग सम अदर मंथ ऑफ ईयर Q से Q डैश पे पहुंचा है, ये भी एक महीने में है, तो ये एरियाज इक्वल होंगे. इट कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ conservation of angular momentum and it can be proved. इस पे theoretical question आया था. Law of areas is a consequence of, एक ऑप्शन डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चौथा था नन ऑफ दिस कर दिए. इट कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड हियर. क्यों? मैं इस एरिया को डेल्टा ए बार बोल देता हूँ, ये भी एरिया डेल्टा ए बार, दोनों इक्वल है तो इक्वल ही होगा. मैं इस वेक्टर को, यू नो व्हाट इज दिस वेक्टर? आर. और ये जो वेक्टर है, दिस वेलोसिटी बार मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल P से P डैश आने के लिए जितना टाइम लगा, डेल्टा टी. तो V डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड गिव्स यू मीटर, राइट? तो V बार डेल्टा टी क्या देता है आपको? V बार डेल्टा टी क्या देगा आपको? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देगा आपको, ये देगा दिस लाइन. सो दिस इज V बार डेल्टा टी, करेक्ट. R बार क्रॉस V बार डेल्टा टी. What is A bar cross B bar का magnitude? What if two vectors
A bar and B bar start from the same point, what is the magnitude of cross product? बता दिया मैंने यहाँ पे, मैं वापस बता रहा हूँ. This area is what? Magnitude of area of parallelogram. अभी मेरे पास अगर मुझे हाफ एरिया चाहिए, हाफ चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा? बाय हाफ करूंगा कि नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए बार क्रॉस बी बार, राइट? करेक्ट? क्लियर? वेरी गुड. अगर ये पता है तो फिर आपको ये पता होगा कि मैं यहां पे हाफ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आर बार और वी बार डेल्टा टी, ये ट्राइंगल जो बना है उसका एरिया हाफ पैरेललोग्राम होगा, तो हाफ आ गया. गुड. और अगर आपको वेक्टर्स का बेसिक्स पता है, बेसिक डेल्टा टी इज जस्ट अ स्केलर, तो डेल्टा टी को मैं वी बार के साथ लिखूं या आर बार के साथ लिखूं या बाहर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई कैन राइट इट लाइक दिस. व्हाट इज मोमेंटम पी बार? एम वी बार. वी बार क्या आएगा फिर? पी बार बाय एम. तो मैंने लिख दिया पी बार बाय एम. एम स्केलर है तो डजंट मैटर if I am writing scalar outside. What is r bar across p bar? Angular momentum. R bar cross p bar is angular momentum. तो डेल्टा a bar is डेल्टा t by 2m l bar. अगर l bar कांस्टेंट होगा, कॉन्जर्व्ड होगा, तो डेल्टा a भी कॉन्जर्व्ड होगा, क्योंकि डेल्टा t तो पहले ही बोल दिया है. She said a line joining sun and the planet covers equal areas in equal interval. मतलब डेल्टा टी कांस्टेंट था. मास ऑफ द प्लैनेट चेंज होता है क्या? अर्थ का मास सर्दी में अलग, ठंड में अलग होता है क्या? नहीं. तो कांस्टेंट. एल बार कांस्टेंट मतलब डेल्टा ए कांस्टेंट. तो सेकेंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये पता होना चाहिए. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन राइटिंग डाउन स्टफ. Third law of period. What does it tell you? It tells you square of period of planet around sun is proportional to cube of semi-major axis. Right? Any doubt? नहीं? So we are done for today.